जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3108। ये जिवेन ने अपना हाथ बढ़ाया और टाइम बीस्ट सम्राट महान पूर्वज को पकड़ लिया। उसने आकाशीय प्रकाश की एक किरण छोड़ी और टाइम बीस्ट सम्राट महान पूर्वज की लाश को इकट्ठा करने वाला था। मरना। गेंग मेटल टाइगर सम्राट की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। ये जिवेन ने पकड़ लिया था और टाइम बीस्ट सम्राट महान पूर्वज को अपने साथ ले जाने वाला था। ये पहले ही गेंग मेटल टाइगर सम्राट की निचली रेखा को पार कर चुका था। गेंग मेटल टाइगर सम्राट का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और उसके शरीर से चमकदार धातु कोट की परत निकल रही थी। वह एक अद्वितीय युद्ध अमर की तरह था जो उसके सामने आने वाली हर चीज को मिटा देने वाला था। वह पेन हेवनली पैलेस में सबसे मजबूत लोगों में से एक होने के लगभग योग्य था। वह प्रकट होते ही आश्चर्यजनक शक्ति से विस्फोटित हो गया। गेंग मेटल टाइगर सम्राट ने जमीन पर कदम रखा और आकाश गेंग मेटल सॉवरेन क्यूई से भर गया। उन्होंने सीधे ये जिवेन पर हमला किया। ऐसा लग रहा था मानो ये जिवेन ने अपने सिर के पीछे आंखें उगा ली हो। संसार के अनेक सिद्धांतों की मूर्त दिव्य श्रृंखलाओं में विकसित हो गए थे और उसके शरीर के चारों ओर घूम रहे थे। वे बहुरंगी बहती रोशनी से जगमगा रहे थे और हवा में घना कोहरा छा गया था। ये शानदार और स्वप्निल लग रहा था। जब गेंग मेटल टाइगर सम्राट ने हमला किया तो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से बनी दिव्य श्रृंखलाएं आकाश में उड़ गईं और गेंग मेटल टाइगर सम्राट पर हमला कर दिया। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी प्रकार की दिव्य श्रृंखलाएं नृत्य करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनंत दिव्य रोशनियां नृत्य कर रही हो। इनमें से प्रत्येक दिव्य श्रृंखला में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम शामिल थे और उनकी शक्ति और भी अधिक भयानक थी। इनमें से प्रत्येक दिव्य श्रृंखला स्वर्ग और पृथ्वी को भेद सकती है। इस तरह के हमले के सामने गेंग मेटल टाइगर सम्राट जैसा भयानक अस्तित्व भी अपने शरीर को इसका सामना नहीं करने दे सका। अन्यथा वह छेदा जा सकता है। हालांकि गेंग मेटल टाइगर सम्राट की प्रतिक्रिया भी अद्वितीय थी। वह दहाड़ा और उसका शरीर हजारों गेंग मेटल सॉवरेन क्यूई में बदल गया। उन्होंने व्यवस्था की दैवीय जंजीरों पर सीधा प्रहार किया। बूम बूम बूम। आदेश की दिव्य श्रृंखलाएं गेंग मेटल सॉवरेन क्यूई से टकरा गईं। देखते ही देखते अनगिनत टक्करें हुई। एक पल के लिए विस्फोटों की अंतहीन ध्वनि दुनिया की एकमात्र ध्वनि प्रतीत हुई जो सब कुछ कवर कर रही थी। दूर बैठे सभी दर्शक भयभीत हो गए। दोनों की युद्ध शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। वे राक्षसों की तरह थे। ये जिवेन अभी अभी छठे स्तर तक आगे बढ़ा था और उसकी युद्ध शक्ति सामान्य छठे स्तर के संप्रभु से कहीं अधिक थी। भले ही गेंग मेटल टाइगर सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति ऐसी नहीं थी जिसकी रेन सॉवरेन और अन्य लोग बराबरी की उम्मीद कर सकें। वे दोनों दो मानवीय राक्षसों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे। दोनों पक्षों ने पहले ही अपनी युद्ध कौशल को चरम सीमा तक फैला दिया था। उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। सातवें मेटल टाइगर सम्राट की भी तबीयत ठीक नहीं थी। आखिरकार ये जिवेन अपनी चरम स्थिति में थी। इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए उनकी तुलना उनकी चरम स्थिति से नहीं की जा सकती, भले ही उन्होंने अपनी चोटों को दबाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया हो। लगातार टक्करों से हुए झटके ने सीधे उसके शरीर को हिलाकर रख दिया, जिससे उसकी चोटें और भी बदतर हो गईं। इससे उसके शरीर को और भी अधिक ऊर्जा की खपत करनी पड़ी, जिससे उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। वह दुनिया के सिद्धांतों की दिव्य जंजीरों के बीच आगे पीछे घूमता रहा और लगातार उन दिव्य जंजीरों को नष्ट कर दिया जो उस पर हमला कर रही थी। ज्यादा दूर नहीं, ये जिवेन ने पहले ही धीरे धीरे टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। किसी को पता होना चाहिए कि टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज जैसे एक भयानक अस्तित्व ने पहले ही अपना एक शरीर बना लिया था। इसके अंदर एक दुनिया थी, इसलिए इसे पकड़ना आसान नहीं था। यहां तक कि ये जिवेन भी टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज को एक पल में नहीं पकड़ सका। अन्यथा टाइम बीस्ट पुराने पूर्वज को बहुत पहले ही किसी ने ले लिया होता। हालांकि उनमें से आधे से अधिक को ये जिवेन ने पहले ही छीन लिया था।
और गेंग मेटल टाइगर सम्राट अब अपनी तथाकथित सुरुचिपूर्ण और महान उपस्थिति को बरकरार नहीं रख सका। वह दहाड़ने लगा और उसके पूरे शरीर से भयानक चमक निकलने लगी। फिर यह एक राक्षसी दिव्य चमक में बदल गया जो सभी दिशाओं में फैल गई। हुश! अचानक एक लंबी नदी प्रकट हो गई। पहले तो ये धीरे धीरे बह रही थी। फिर वह पागलों की तरह बढ़ने लगी और समुद्र की ओर बढ़ती हुई एक बड़ी नदी की तरह गर्जना करने लगी। ये सीधे येज़िवेन की ओर दौड़ा। ये लंबी नदी सुनहरे रंग की थी। यह कोई वास्तविक यांगिजी नदी नहीं थी, बल्कि कानूनों की एक भयानक लंबी नदी थी जो पूरी तरह से गोल्डन हेप्टाक्यूई से संघनित थी। गोल्डन हेप्टा की आभा हर जगह बह रही थी, और बहते समय ये गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फूट सकती थी। एक पल में उस सुनहरी चमक ने ब्रह्मांड को जलमग्न कर दिया। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि यह क्या था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में गोल्डन हेप्टाक्यूई को गेंग मेटल टाइगर सम्राट द्वारा बुलाया गया था। केवल गेंग मेटल टाइगर सम्राट, जो एक अजेय अस्तित्व था, अपनी क्षमता से दुनिया के सभी गोल्डन हेप्टाक्यूई को जुटा सकता था। वह गोल्डन हेप्टा की लंबी नदी से येज़िवेन को नष्ट करना चाहता था। वह उसे अपंग बनाना चाहता था और उससे टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज को छीनने से रोकना चाहता था। वह पहले ही अपने मूल का उपयोग कर चुका था। अन्यथा ऐसे भयानक गोल्डन हेप्टाक्यूई का उपयोग करना असंभव होगा। येज़िवेन को रोकने के लिए गेंग मेटल टाइगर सम्राट ने उसके मूल को घायल करने में संकोच नहीं किया। गेंग मेटल टाइगर सम्राट के इस भयानक हमले के सामने येज़िवेन ने टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज को कसकर पकड़ लिया। वह घूमा और एक लंबी दहाड़ लगाई। समय की शक्ति से उसका शरीर चमक उठा। वह जानता था कि यह आखिरी हमला था। वह सफल हो सकेगा या नहीं, यह इसी पर निर्भर था। वह बिल्कुल हार नहीं मान सकता था। उसके शरीर के अंदर समय के नियम का एक और टुकड़ा उसके द्वारा जला दिया गया था। ये समय की शक्ति में बदल गया और समय के वस्त्र में समा गया। टाइम रॉब की यह शक्ति तुरंत एक अद्भुत टाइम डोमेन में बदल गई। येज़िवेन ने इस टाइम डोमेन टुकड़े में बदलने के लिए समय के एक टुकड़े को कीमत के रूप में इस्तेमाल किया। यह उसी प्रकार की भयानक शक्ति में बदल गया। यद्यपि मूल को बाहर निकालना आसान नहीं था, समय के टुकड़े से उत्पन्न शक्ति केवल मजबूत हो सकती थी। गड़गड़ाहट! टाइम डोमेन और गोल्डन हेप्टा की लंबी नदी सीधे टकरा गई। दो भयानक उभरती हुई ताकतें शून्य में टकरा गईं। चकाचौंध रोशनी फूट पड़ी, जिससे लोग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए। दोनों की टक्कर से सारा संसार जोरों से हिल गया। यदि समय समय पर दुनिया को स्थिर करने वाली नियमों की शक्ति नहीं होती, तो दोनों के बीच लड़ाई से पेन हेवनली पैलेस की पूरी आंतरिक दुनिया में प्रवेश हो सकता था। अर्ध सम्राट पहले ही बहुत दूर पीछे हट चुके थे, अन्यथा वे सदमे की लहरों से मारे गए होते। कई सम्राट तो और भी स्तब्ध रह गए। इन दोनों लोगों की युद्ध शक्ति की तुलना में उनकी युद्ध शक्ति बहुत हीन थी। भयानक रोशनी के इन दो समूहों की टक्कर कब शुरू हुई, पता ही नहीं चला। ये और भी अज्ञात था कि यह कब समाप्त होगा। ऐसा लग रहा था मानो यह अनंत काल हो, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा हो। जो प्रकाश फूटा वह अनंत काल था। गर्जन! जोरदार गर्जना हुई। दोनों की टक्कर से फूटी रोशनी के बीच धीरे धीरे एक भयानक आकृति साकार हो उठी। यह एक अद्वितीय भयंकर बाघ की तरह था, जो अचानक टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज की दिशा में उछल रहा था। दूसरी तरफ येज़िवेन और टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज थे। हेप्टा मेटल बीस्ट सम्राट को अपनी सीमा तक मजबूर कर दिया गया था। ये पहले से ही येज़िवेन को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। हा, धन्यवाद, मुझे मत भेजो। अचानक आकृति खाली हवा पर झपटी। इसके तुरंत बाद येज़िवेन की आकृति अचानक प्रकाश के दो समूहों से मुक्त हो गई। उसने अपने पीछे समय के पंख खोले, 5 रंगों वाला स्ट्रीमर फड़फड़ाया और दूर शून्य की ओर उड़ गया। वह सफल हुआ। वह वास्तव में सफल हुआ। हर कोई अवाक रह गया। हालांकि वे पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे, फिर भी जब उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वे पूरी तरह से चौंक गए।
क्या ये ज़िवेन वास्तव में टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज को सबके सामने छीनने में कामयाब रही? इससे सभी को ऐसा महसूस हुआ मानो ये पूरी तरह से अवास्तविक था। ये ज़िवेन निश्चित रूप से भीड़ के बीच सबसे अधिक खेती करने वाला व्यक्ति नहीं था। दरअसल, उनके पास कोई मददगार भी नहीं था। वह पूरी तरह से अकेला था, और यहाँ तक कि उसे छठे क्षेत्र के कई सम्राटों के संयुक्त हमले का भी सामना करना पड़ा। लेकिन ये बेकार था। उसे टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता था। दहाड़, दहाड़, दहाड़। केवल हेप्टा धातु जानवर सम्राट की क्रोधित दहाड़ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बनी रही। यहाँ तक कि वह अपने असली रूप में भी आ गया था। उसने अभी अभी बिजली के स्रोत का उपयोग किया था, इसलिए अब उसके पास ये ज़िवेन का पीछा करने का कोई रास्ता नहीं था। वह ये ज़िवेन को भी नहीं पकड़ सका जिसने समय के पंख खोले थे। छठे क्षेत्र के अन्य सम्राट ये ज़िवेन द्वारा पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। वे शक्तिहीन थे। ये ज़िवेन का पीछा करने की हिम्मत कौन करेगा? क्या यह मौत को दावत देना नहीं होगा? छठे क्षेत्र के सम्राटों को लगातार घायल करने वाली ये ज़िवेन की शक्ति अभी भी उनके दिमाग में थी। वे शायद इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये ज़िवेन ने समय की शक्ति का इस्तेमाल किया और जल्दी ही सबकी नज़रों से ओझल हो गई। उसने तभी राहत की सांस ली जब उसे यह महसूस नहीं हुआ कि कोई और उसका पीछा कर रहा है। सौभाग्य से, टाइम बीस्ट सम्राट का पुराना पूर्वज अंतिम क्षण में भड़क उठा था। उसने छठे दायरे के बैटल ईगल सम्राट को खत्म कर दिया और अन्य को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। तभी वह टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज को इतनी आसानी से छीन सका। अन्यथा, उसे वास्तव में अपनी जान जोखिम में डालकर संघर्ष करना पड़ सकता है। उसे हेप्टा मेटल बीस्ट एम्परर की तरह अपने स्वयं के शक्ति स्रोत का उपयोग भी करना पड़ सकता है। इस समय, ये ज़िवेन के शरीर में टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज का शरीर और भी क्षीण हो गया था। कुछ स्थानों पर, सुनहरा कंकाल पहले से ही देखा जा सकता था। इन सम्राट स्तर के प्राणियों ने जादुई शक्तियां विकसित नहीं की, इसलिए वे हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सके। बुढ़ापे में उनकी मृत्यु के बाद, उनके शरीर जल्दी से सड़ जाएंगे, और अंत में, केवल कंकाल ही बचेगा। ये ज़िवेन ने अपना हाथ लहराया, और भौतिक शरीर, जो कुछ समय बाद सड़ गया होगा, एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया। सम्राट राजा के साकार शरीर के विपरीत, वृद्धावस्था में मरने वाले सम्राट स्तर के प्राणी के साकार शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। जब उन्हें देवदूत क्षय का अनुभव हुआ तो उनके भौतिक शरीर में निहित ऊर्जा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। ये ज़िवेन ने तुरंत इसे देखा, लेकिन वह जल्द ही निराश हो गया क्योंकि उसे टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज की लाश पर कोई चरणहीन आत्मा की हड्डियां नहीं मिली। ऐसा लगता है कि 9वें क्षेत्र के सभी सम्राट स्तर के प्राणी चरणहीन आत्मा हड्डियों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, या केवल अन्य डोमेन के स्वर्गीय मास्टर स्तर के प्राणी चरणहीन आत्मा हड्डियों का उत्पादन कर सकते हैं। ये ज़िवेन अपनी आंखें मूंदने से खुद को रोक नहीं सका। फैजले स्पिरिट बोन्स के बारे में उनका ज्ञान भी डैन एम्परर से प्राप्त हुआ था। हालांकि, डैन एम्परर का फैजले स्पिरिट बोन्स के बारे में ज्ञान बेहद सीमित था। इसके बारे में उन्हें मुख्य रूप से उस अमृत नुस्खे से पता चला। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने गलती की थी। शरीर के गायब हो जाने के बाद पूरे कंकाल में अजीब बहती रोशनी के केवल 2 समूह बचे थे। उनमें से एक टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज का मूल था, जो समय के कानून का एक टुकड़ा था। दूसरा समूह शक्ति से तरंगित प्रकाश का समूह था। ये टाइम बीस्ट सम्राट के पुराने पूर्वज की ऊर्जा का अंतिम स्रोत भी था। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।